नमस्कार, मैं आसिफ बेग। सासाराम ब्यूटीफुल पेज पर आपका स्वागत है। आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं सासाराम के प्रसिद्ध शिक्षक मिस्टर संजय चतुर्वेदी सर से। संजय चतुर्वेदी सर का सासाराम ब्यूटीफुल पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम संजय सर के साथ बात करने जा रहे हैं कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहे स्कूल व निजी शिक्षकों के लाचार व्यवस्था पर हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोरोना महामारी जो है इसका असर लगभग हर सेक्टर पे है। हाँ, विशेष रूप से प्रभावित है विद्यालय, क्योंकि सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों ही सेक्टर्स में कोरोना महामारी का असर है। और चूंकि बच्चे कोरोना महामारी से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इस बात की काफ़ी संभावना रही है। इसी से विद्यालयों को पठन पाठन से कुछ समय के लिए, जब तक से महामारी से उबर नहीं जाते हैं हम लोग, तब तक से बच्चे हमारे अपने घर से रह करके पढ़ें, ऐसा उनको निर्देश दिया गया है। उसी को आजकल लोग ऑनलाइन पढ़ाई का नाम दे करके और बच्चों को हम लोग दूरस्थ शिक्षा उसको कह लीजिए एजुकेट कर रहे हैं। तो ये तो है ही कि इस कोरोना महामारी में शिक्षक भी प्रभावित हुए हैं, विद्यार्थी भी प्रभावित हुए हैं। बड़ी साफ बात है कि शिक्षकों को विद्यार्थी चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षक चाहिए। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। जिस तरह से खेल का मैदान है, दर्शक नहीं होते हैं, खिलाड़ी का मन नहीं लगता है। जिस तरह से गायक कलाकार गाता है, सामने अगर श्रोता नहीं होंगे उसका मन नहीं लगता है। ठीक वैसे ही अगर मुझे कहा जाए कि बच्चा नहीं है, आप यहीं से पढ़ाइए, कोई दिख नहीं रहा है, कोई हाँ कहने वाला ना कहने वाला, सवाल पूछने वाला भी नहीं है, आप पढ़ाइए, तो स्पष्ट बात है कि मेरा भी मन नहीं भरेगा पढ़ाते हुए। पढ़ा तो लेंगे जरूर। ऑनलाइन की जो हम लोग पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, काफी हद तक ऐसी समस्या आई है कि हम तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे साइलेंट बैठे हुए हैं। कहना पड़ता है कि भाई बोलिए, आप समझे नहीं समझे, कहाँ आपको परेशानी है। तो ये वन वे व्यवस्था होकर के रह गई है इस कोरोना के महामारी में हमारी पढ़ाई लिखाई। दूसरी बात ये है, विद्यालय जो है, विद्यालय बंद हैं। शिक्षक भी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर ही हैं। ग्रीष्मावकाश भी चल रहा है फिलहाल तो, लेकिन जब ग्रीष्मावकाश नहीं था तब भी हम लोग घर से ही पढ़ाते थे। और ग्रीष्मावकाश के बाद जब समाप्त हो जाएगी छुट्टियां, मुझे लगता है कि अभी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई हैं। जब तक से बच्चों को खुराकें नहीं मिल जाएंगी या टीकाकरण बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, तब तक से बड़ी मुश्किल है पढ़ा पाना। प्राइवेट शिक्षकों को कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में कितना भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा? ये तो सब कोई देख रहा है कि स्थिति इतनी भयावह है कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या कहाँ है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात गवर्नमेंट ने की है, डॉक्टर्स ने की है, बुद्धिजीवियों ने की है, उसके पीछे यही तात्पर्य है कि आप दूरी बनाइए, क्योंकि ये संक्रमण सामीप्य से ही, सन्निकटता से ही फैल रहा है। तो जो आपका ये प्रश्न है कि इसका कितनी भयावह स्थिति रही है, भाई बहुत काफी भयावह स्थिति है। हम लोग भी डरते हैं, तो अमुक बच्चा कहाँ से आ रहा है, या मैं ही, देखिए दोनों तरफ धर्म बचाना है जिसको बोलते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं गया किसी विद्यार्थी के यहाँ, गार्जियन से मिलने ही गया, हाल ही चाल करने गया, और यदि किसी दूसरे कारण से भी उसके यहाँ कोई संक्रमण फैलता है, किसी को बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, तो क्या सोचेगा, सर आए थे, लगता है कहीं वही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिए। देखिए अब मेरा नाम वहाँ गया, इसी तरह से मान लीजिए विद्यार्थी को मेरे पास आया है, यहीं पर कोई गड़बड़ी हो गई तो क्या होगी घर में बातचीत कि विद्यार्थी आया था। अब आप देखिए, भले ही दूसरा कारण रहा हो, लेकिन विद्यार्थी आया था। अब ये सब कोई कहेगा, डॉक्टर भी पूछेंगे कौन आपके यहाँ गया। पहली लहर में तो प्रशासन को भी ये बताना पड़ता था कि आप किनके किनके संपर्क में गए। जो लोग संक्रमित हुए उनको उनका इतिहास देखा गया कि किसके यहाँ ये समारोह में गए, किसके यहाँ ये शादी में गए, किसके यहाँ सभा में गए, कहाँ गए, क्या करते थे। तो वैसे वैसे लोगों को भी प्रशासन जो है
जांच करती थी कि आपके शरीर का क्या हाल है भाई, कहीं आप भी तो संक्रमित नहीं हो गए हैं। भयावहता इसीलिए बहुत काफी रही है और उसी भयावहता से आज हर कोई आक्रांत दिख रहा है। सर अभी तक के कोरोना महामारी जो चली है इसमें तो सबसे ज्यादा निजी स्कूलों को आहत हुआ है। निजी स्कूलों में भी वो भी स्कूल जो ज्यादा छोटे स्कूल हैं वो तो कितने स्कूल बंद होने के कागार हैं। बंद होना विवशता है, मजबूरी है। देखिए सरकार जो है, हम लोग यही मानते हैं कि सरकार सबसे बड़ा मालिक है, वो तो अपने शिक्षकों को सैलरी दे देगा, लेकिन विद्यालय जब तक से विद्यालय में पैसा आएगा नहीं, विद्यालय कहाँ से मुझे देगा, कहाँ से अपने दूसरे लोगों कर्मचारियों को देगा। तो अच्छा, बड़ा स्कूल जो आप कह रहे हैं जिसका बहुत नाम है, जिसके कई ब्रांचेज हैं या एक ही ब्रांच है, काफी समृद्ध है, संसाधन उसके बहुत काफी है, बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत काफी रहा है, वहीं उसी स्कूल को भाई बड़ा स्कूल आप कहिएगा, उसकी क्षमता है कि वो पे कर सकता है साल भर, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना। लेकिन हर विद्यालय की पेइंग कैपेसिटी है, कभी वो जवाब दे सकती है। मान लीजिए 6 महीना कोई विद्यालय अपने शिक्षक को दे देगा सैलरी, कहाँ से फिर दे देगा? उसका जो संचित निधि है कभी भी तो मतलब उस कगार पे पहुंचेगा जहां से वो देने में अक्षम हो जाएगा। छोटे विद्यालय जो स्वयं, जिनको छोटा हम कह ही रहे हैं, जो 3 तक चल रहे हैं, जो 5th तक चल रहे हैं, जो 8th तक चल रहे हैं, भैया उनका संसाधन और सीमित है। तो अब तो हम लोग अखबारों में भी देख रहे हैं कि 10,000 से भी ज्यादा निजी विद्यालय बिहार में बंद हो गए। ये सच बात है, ये तो सब कोई जान रहा है। बंद होना इसी से मैंने कहा कि ये मजबूरी है। जब तक से पैसा आएगा नहीं, अभिभावकों की ओर से फी मिलेगा नहीं विद्यालय को, तब तक उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसे बनेगी? कितने अभिभावक हैं जो बच्चों को ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं करने दे रहे, आप उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से रोकना अब जो है ये समझदारी का काम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि वही विकल्प है। उनका कहना है सर कि ऑनलाइन में बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है या टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है। देखिए, टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है, यह तो मान लीजिए मैं भी एक शिक्षक हूँ, क्यों नहीं शिक्षक बढ़िया से पढ़ाएगा, क्यों नहीं डॉक्टर बढ़िया से इलाज करेगा? हमारा काम ही वही है, हमारा धर्म ही वही है कि हम लोग अच्छा से पढ़ाएंगे, मन लगा के पढ़ाते हैं हम लोग। बच्चा भी मैं कहूंगा कि वो भी क्यों नहीं मन लगा के वो भी पढ़ रहा है, लेकिन हाँ, जो तकनीकी जो समस्याएं हैं जरा उस पर भी विचार हम लोग कर लें। नेटवर्क का स्लो होना ये एक बड़ा कारण है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और बच्चे को किसी भी कारण से उसका ऑडियो सेक्शन काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं मिल रही है, या कभी बच्चा बोलता है कि सर धुंधली तस्वीर आ रही है, या सर आप दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। तो ये समस्या, ये तकनीकी गड़बड़ियां हैं। शिक्षक जो है वो अपनी जितनी मेधा है, जितनी क्षमता है, उसका भरपूर प्रयोग करके और बच्चों को पढ़ाता है। हम बच्चों के लिए ही बने हैं साहब। हम तो जिस दिन पढ़ाई के इस लाइन में आ गए, मान करके हम लोग चले कि नहीं अब हम बच्चों के लिए बने हैं, भगवान ने हमको भेजा है। तो ये कहना अच्छा ठीक नहीं होगा कि ध्यान से नहीं पढ़ा रहे हैं, मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई दूरियां बन गई है ना। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे सामने आए। हम लोग तरस जाते हैं कि बच्चों की कॉपी आती तो करेक्शन करते, कहाँ गलत कर रहा है बच्चा, राइटिंग कैसा बना रहा है बच्चा, उसके लिखने की रफ्तार कैसी है, क्योंकि ये चीजें मायने रखती हैं। आजकल आप बहुत तेज हैं पढ़ने में, रफ्तार अगर आपका स्लो हो जाएगा तो आप विद इन टाइम आप परीक्षा में सारे क्वेश्चन नहीं लिखिएगा तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा। तो क्लासरूम में एक साथ में एक टीचर बच्चों को कई कई चीजों को पकड़ लेता है और वहां उनको सुधारता है। आज दूरियां रहने से ऑनलाइन में ये व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी एक समस्या है। सर ऑनलाइन के नाम पे अभिभावकों का कहना है कि स्कूल लूट रहा है, क्या ये सही है? स्कूल लूट रहा है, ये जो शब्द है इसको थोड़ा सा संशोधित करने की जरूरत है। स्कूल लूट क्यों लेगा? स्कूल नहीं लूटेगा, स्कूल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभिभावक महोदय या अभिभावक गण जो हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। ये तो सोचना पड़ेगा कि निजी विद्यालय में जैसे मेरे जैसा भी शिक्षक है तो सरकार तो हमको सैलरी देगी नहीं, देगा तो हमारा स्कूल ही देगा, जो हमारा एम्प्लॉयर है वही देगा। एम्प्लॉयर को जब आप देंगे तभी वो देगा। तो विद्यालय लूट ये तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसी से मैंने कहा कि इसको संशोधित करने की सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। खासकर इस कोरोना काल में हर अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि जो शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ा रहा था, अब तो था कहना पड़ेगा क्योंकि इधर गैप जो पैदा हुई है, पढ़ा रहा था वो किस हाल में है, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा भाई, मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। चलिए हम अपनी हालत सुधार ले रहे हैं,
लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। विद्यालय क्यों लूटेगा? विद्यालय हमको पे करता है, जो विद्यालय को राशि मिलती है उसी में से हमको, या जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनको पे करता है। सर, अभी कुछ निजी स्कूलों के शिक्षक जो छोटे मोटे स्कूल है गली वगैरह में, जिनका रजिस्ट्रेशन भी, उनसे बात हुई थी हमारी, उनका कहना है कि कितने लोग हैं, अभिभावक हैं, जिनसे अगर फीस मांगा जाता है स्कूल का, अभी स्कूल खुलने के बाद, पहले जो कोरोना काल का चला, स्कूल बंद हुआ, उसके बाद जब स्कूल ओपन हुआ, अगर फीस लिया जा रहा था, पढ़ाने के बावजूद, पढ़ाई होने के बावजूद अगर उनसे फीस मांगा गया, तो कितने अभिभावक जो थे अपने बच्चों का नामांकन वहां से रद्द करा के बच्चों को हटाकर दूसरे स्कूल में नामांकन करा। ये आखिरी समाधान नहीं है, ये समाधान आखिरी नहीं है कि अमुक विद्यालय में हमारा 5,000 बकाया हो गया, 8,000 10,000 बकाया हो गया, तो हम नाम कटा के कहीं और चले जाए। भाई साहब, पढ़ाई जो है बिल्कुल विशुद्ध तकनीकी चीज है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर के यहाँ अगर आप जांच कराइएगा, चेक कराइएगा, तो आपका वो सारा शरीर जानेगा, वैसे ही एक विद्यालय में जब आपका बच्चा पढ़ता है तो बच्चे के बारे में, उसके परिवेश के बारे में, हम लोग शिक्षा शास्त्री भी हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चे को एजुकेट करने में। अभी 6 महीने जिस बच्चे को हमने समझाया, अगर वो कहीं और चला जाए, फिर वहां जब नया जाएगा तो उसको 6 महीना वहां समझने में नए शिक्षक लग जाएगा। ये जो है ना, ये इस तरह की सोच जो है नहीं रखनी चाहिए, ये व्यवहारिक नहीं है। इसी से बच्चा को आप एक जगह रहने दीजिए, और पैसे की जहाँ तक बात है, स्कूल मैनेजमेंट से आप बात करिए, वहाँ पर हर बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं और आपके प्रति सहयोगात्मक रुख हमेशा विद्यालय अपनाता है। सर, अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या सरकार को प्राइवेट जितने भी शिक्षक हैं, जो अभी तो बेरोजगार हैं लगभग फिलहाल, जितने निजी स्कूल के शिक्षक हैं, छोटे मोटे शिक्षक हैं, वो लगभग बेरोजगार हैं, जिनसे ट्यूशन पढ़ाकर, कोचिंग चलाकर जिनका परिवार का खर्चा चलता था, परिवार जिससे चलता था, क्या सरकार को पैकेज उनके लिए लाना चाहिए? अनेक बार इसकी चर्चा की गई। एक शब्द गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने या व्यवस्था ने दिया, कोरोना वॉरियर्स, योद्धा। मैं पूछता हूं, मैंने लिखा भी कई दफा, क्या शिक्षक कोरोना योद्धा नहीं है? जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, जो समाज के बच्चों के लिए की चिंता करता हो, पीढ़ी की चिंता करता हो, उसके प्रति रात दिन सोचता हो, क्या वो योद्धा नहीं है? वो योद्धा है। और उसको आपने बहुत सही कहा, आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, उसको इस चीज पर जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर इस कोरोना काल में शिक्षक किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। भूखे पेट भजन भी नहीं हो सकता है। जब तक से शिक्षक का भरण पोषण नहीं होगा, उसका परिवार ठीक से नहीं चलेगा, तब तक वो काम कैसे कर पाएगा? आखिरी सवाल है सर आपसे कि क्या जितने अभिभावक हैं, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका टाइम से फी स्कूल में नहीं जा रहा है, जिसके वजह से स्कूल में पढ़ाने वाले जितने निजी शिक्षक हैं, उनको भी परेशानी का काफी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ट्रायंगल है, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय, ये तीनों जब साथ काम करते हैं तब बच्चा पढ़ता है। तो आपने बहुत सही बात कहा है कि समय से जब फी नहीं मिलेगा विद्यालय को, तो विद्यालय उस हाल में मैंने असहाय महसूस करेगा, हेल्पलेस हो जाएगा। तो गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि विद्यालय जो है वहाँ पर आप सही समय से, और फी भी हमारे समझ से इतना नहीं है कि अगर आप नियमित रूप से देते रहेंगे। देखिए, जब आप नहीं दिए हैं तो बड़ी ह्यूज अमाउंट बन गया। आज स्कूल में हम लोग हैं, गार्जियन आते हैं कि सर हमारा तो 12,000 बकाया हो गया सर, हम दे नहीं पा रहे हैं। 12,000 क्यों हो गया? एक ही दिन में तो नहीं हो गया। 12,000 आपने अगर हर महीने दे दिया होता, 1,500 1200 जो भी फी है, तो वो कैसे ह्यूज अमाउंट बन जाएगा? तो इसके प्रति उदारवादी सोच होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आपके ही पैसे से शिक्षकों का वेतन है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। सरकार नहीं देती है पैकेज, लाखों रुपए की शिक्षक को कोई बांट देगा। तो इसी से समय पर जब गार्जियन पैसा देंगे, विद्यालय फलेगा फूलेगा, तभी शिक्षक फलेंगे फूलेंगे और पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। आपका सर हमारे साथ अपना समय, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आभार आपका।